हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इन्वायरमेंट का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये जो है बीए फाइनल ईयर में इकोनॉमिक्स में भी है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पर्यावरण का अर्थ और पर्यावरण जो है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण जो है एक अनिवार्यता के रूप में क्या अर्थ है उसका, एक विलासिता के रूप में पर्यावरण का क्या अर्थ है, और जब हम विलासिता के रूप में पर्यावरण को अपनाते हैं तो उसके जो है क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं या उसकी लागत क्या होती है। तो इन सभी जो टॉपिक्स है इन टॉपिक को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या है। देखिए, पर्यावरण को अंग्रेजी में जो है इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है पर्यावरण। और इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द इन्विरोन से लिया गया है और इन्विरोन का अर्थ होता है घेराव। यानी अगर हम इसी अर्थ के अंदर देखें तो हमारे चारों तरफ जो भी घेरा है, जो भी हमें चारों तरफ से एलिमेंट्स ने घेर रखा है, उन सभी का एक जो मिला जुला रूप है उसको हम जो इन्वायरमेंट कहते हैं। दूसरी ओर अगर हम इसी को ही जो पर्यावरण शब्द है इसी को ही अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर के बनता है। अब परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा। अर्थात वही बात जो ऊपर वाला इंग्लिश के अंदर जो हमने लिया था और हिंदी में जो हमने लिया है, दोनों का अर्थ सेम ही है कि हमारी चारों तरफ जो एक घेरा बना हुआ है जिसके अंदर सजीव है, निर्जीव है, सभी प्रकार के जो एलिमेंट्स है, उन सभी एलिमेंट्स का एक जो घेरा बना हुआ है, उन सभी को हम जो है इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी परिस्थितियों और प्रभावों से है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अर्थात जो भी परिस्थितियां हैं हमारे ऊपर प्रभाव डालती है या हमसे भी प्रभावित होती है, उन सभी को जो हमारे चारों तरफ है उन सभी को हम जो है इन्वायरमेंट कहते हैं। और इन्वायरमेंट जो होता है, जो भी सजीव है, सजीवों के अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी है। यानी बिना पर्यावरण के सजीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि सजीव जो है अपने अस्तित्व के लिए जो आधारभूत सुविधाएं होती है, आधारभूत जरूरतें होती है, उनको पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात, एक बार जब अस्तित्व में आ गई यानी जन्म हो गया, उसके बाद उनको अपना विकास करने के लिए भी विभिन्न प्रकार की जो अनुकूल परिस्थितियां होती है, जो आवश्यकताएं होती है, वो पर्यावरण से ही मिलती है। तो इस प्रकार पर्यावरण जो है सजीवों के अस्तित्व को बनाए रखने तथा उनके विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार। पर्यावरण से अभिप्राय उन भौतिक घेराव, दशाओं, परिस्थितियों आदि से है जिनमें कोई व्यक्ति रहता है। यानी हम जिस स्थान के ऊपर रह रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति जिस भी स्थान के ऊपर रह रहा है, वहाँ की जो भी भौगोलिक दशाएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी उसके चारों तरफ घेरा बना हुआ है जिसमें वायु है या अन्य सूक्ष्म जीव हैं, उन सभी को हम जो है पर्यावरण कहते हैं। पारक के अनुसार पर्यावरण उन परिस्थितियों का एक समूह है जो किसी भी स्थान पर किसी भी समय किसी मनुष्य को घेरे रहता है। तो ये भी ऊपर वाली बात ही है कि हम जिस भी स्थान पर रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो भी घेरा बना हुआ है, जो भी हम देखते हैं, जिस चीज़ को भी हम महसूस करते हैं, वो सारी की सारी जो है पर्यावरण कहलाती है। आगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो भारत का के अंदर बनाया गया था इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उसके अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि को तथा जल, वायु, भूमि, मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों, सूक्ष्म जीवों, पौधों तथा संपत्ति में पाए जाने वाले अंतर संबंध को शामिल किया जाता है। यानी विभिन्न निर्जीवों में जो आपस में संबंध होता है, निर्जीव और सजीवों में जो आपस में संबंध होता है, उन सभी के जो संबंधों को हम जो है इन्वायरमेंट कहते हैं। अब हम इन्वायरमेंट की विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि पर्यावरण जो होता है जैविक और अजैविक घटकों का योग है। यानी इसके अंदर जैविक जो जीवित है, जिसके अंदर पेड़ पौधे है, मनुष्य है, इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव है वो आते हैं। और अजैविक घटक जिसमें भौतिक वातावरण आता है, वायु है, धूप है, मिट्टी है, पहाड़ है, जल है, ये सभी मिल करके जो है पर्यावरण का निर्माण करते हैं। दूसरा, जैव विविधता, प्राकृतिक आवास और सौर ऊर्जा पर्यावरण के मूल घटक है। यानी जैव विविधता के बिना पर्यावरण नहीं रह सकता।
उसका निर्माण नहीं हो सकता। पर्यावरण के लिए प्राकृतिक आवास बहुत ही आवश्यक है। नेचुरल आवास वो होते हैं जो अपने आप बने होते हैं और जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। और ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा जो है हर प्रकार की क्रिया का मूल स्रोत है। बिना ऊर्जा के कोई भी क्रिया जो संपन्न नहीं हो सकती। तो इन्वायरमेंट के ये तीनों घटक हैं जिसके अंदर हम जैव विविधता को शामिल करते हैं, प्राकृतिक आवास को शामिल करते हैं और ऊर्जा को शामिल करते हैं। मूल घटकों में समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। ये खास बात है कि मूल घटक 3 है, जैव विविधता है, प्राकृतिक आवास और ऊर्जा है। लेकिन एक समय में इनमें जो है इनका जो अस्तित्व होता है अगले समय में हो सकता है उसमें परिवर्तन आ जाए। यानी जैव विविधता में परिवर्तन आ सकता है, प्राकृतिक आवास है उसमें परिवर्तन आ सकता है, ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन आ सकता है। और अलग अलग स्थानों के ऊपर ये जो है अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। पर्यावरण की कार्यात्मकता ऊर्जा पर निर्भर करती है कि पर्यावरण की विभिन्न गतिविधियां हैं वो बिना ऊर्जा के संपन्न नहीं हो सकती। और इस दुनिया के अंदर प्रत्येक प्रकार के कार्य के पीछे ऊर्जा ही होती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के विभिन्न तत्वों में जटिल अंतर संबंध पाया जाता है। जब पर्यावरण के कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे अगर हम बात करें भौतिक पर्यावरण की, तो इसके अंदर जो है मिट्टी है, वायु है, धूप है, पहाड़ है आदि। ये जो क्या करते हैं सजीवों को प्रभावित करते हैं। और जो सजीव जो होते हैं वो भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो ये जो भौतिक और जो जैविक वातावरण है या पर्यावरण है इनमें जो है अंतर संबंध पाया जाता है। लेकिन ये जो अंतर संबंध होते हैं काफ़ी जटिल होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को डायरेक्टली भी प्रभावित करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत हद तक ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो जैविक वातावरण है या पर्यावरण है वो जो है सजीव निर्जीव से प्रभावित होता है, निर्जीव से प्रभावित होने के साथ साथ निर्जीवों को प्रभावित भी करता है। इसी प्रकार से जो भौतिक वातावरण है वो सजीवों को प्रभावित करता है और सजीवों से प्रभावित भी होता है। तो इनमें आपस में जो अंतर संबंध पाया जाता है। आगे, पर्यावरण एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र का मतलब इसमें आवागमन लगातार चलता रहता है, आते रहते हैं इसके अंदर जो विभिन्न एलिमेंट्स और इससे बाहर भी चले जाते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो पदार्थ आते जाते रहते हैं और ऊर्जा जो है उसका भी आवागमन निरंतर चलता रहता है। ऊर्जा आती है सौर ऊर्जा के रूप में, फिर उसका जो है किसी अन्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है, रूपांतरण होकर के वो जो है दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार इस इन्वायरमेंट के अंदर लगातार जो है वो पदार्थ और ऊर्जा का आवागमन जारी रहता है। पर्यावरण की अपनी उत्पादकता होती है, यानी पर्यावरण की जो है अपनी प्रजनन की क्षमता होती है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव है, उनका जो जन्म होता रहता है। और जन्म होने के साथ साथ पर्यावरण के अंदर ही जो इनका डेवलपमेंट भी होता है। और इनका जो डेवलपमेंट है वो ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि बिना ऊर्जा के जो कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती। तो जिस इन्वायरमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर जितनी ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा होगी वहाँ उत्पादकता उतनी अधिक होगी और उतना ही अधिक जो है उस इन्वायरमेंट के अंदर डेवलपमेंट भी होगा। आगे, जब तक कोई बाह्य कारक या शक्ति हस्तक्षेप नहीं करती है तब तक पर्यावरण में पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बना रहता है। लेकिन आजकल अगर हम देखते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर जो मनुष्य का बहुत अधिक इंटरफेयर हो गया है, जिसकी वजह से पारिस्थितिक संतुलन जो है उसके अंदर जो है गड़बड़ पैदा हो गई है। बेमौसमी बरसात आती है, अत्यधिक बाढ़ आती है, किसी स्थान पर सूखा पड़ता है, आगजनी है, इस प्रकार की जो घटनाएं निरंतर होती रहती है। तो ये सब जो है ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम जो है नेचर के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। आगे, पर्यावरण के अंदर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है, कि मूल रूप से ऊर्जा जो सूर्य से ही आती है और उसके बाद उस ऊर्जा को जो है अन्य रूपों के अंदर जो कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को हमने जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। विद्युत ऊर्जा आगे जो है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती है, या तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती है, या प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन और दूसरी बात, अगर हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है तो भोजन जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, हमें वनस्पति से प्राप्त होता है। और वनस्पति और पेड़ पौधे जो है वो सूर्य से ऊर्जा लेकर के ही अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इस प्रकार इस पर्यावरण के अंदर जो भी ऊर्जा है उसका मूल स्रोत सूर्य ही है। पर्यावरण जो है एक उचित रूप से संगठित तंत्र होता है। संगठित तंत्र का मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे जो है तत्व होते हैं और ये जो तत्व होते हैं
ये एक दूसरे के साथ में इतने अंतर संबंधित होते हैं कि इनके बीच में जो संबंध पाया जाता है उस संबंध को अलग अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये उचित रूप से संगठित होते हैं कि अगर इसमें हस्तक्षेप ना किया जाए तो विभिन्न जो तत्व है उनमें एक ऐसा संगठन बनेगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर संतुलन बना रहेगा। लेकिन अगर इस संगठन के अंदर कहीं कोई बाहर से इंटरफेयर होता है तो फिर ये जो तंत्र है वो ठीक ढंग से काम नहीं करता। तो एक तो ये जटिल इसलिए होता है क्योंकि अंतर संबंध होता है इसके अंदर विभिन्न तत्वों के बीच में। दूसरा, ये जो है उचित रूप से संगठित होने का मतलब कि अपने आप ये जो है कार्य करता रहता है, इसमें बाहरी संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। अब हम करते हैं पर्यावरण के जो घटक है वो कौन कौन से है। पर्यावरण के 3 घटक हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक जिसको हम भौतिक घटक भी कहते हैं, और तीसरा है ऊर्जा। तो अब हम इन तीनों को जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जैविक घटक कौन कौन से हैं। इसमें सभी प्रकार के जो जीव जंतु आते हैं और वनस्पति है उसको शामिल किया जाता है। तो जैविक घटकों में मनुष्य है, पशु पक्षी है, वनस्पति है, जीव जंतु है, इसमें सूक्ष्म जीव भी है वो भी शामिल होते हैं। तो ये सभी मिलकर के जो है जैविक तंत्र का निर्माण करते हैं। इनमें पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे जो है वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये सूर्य से रोशनी लेते हैं और सूर्य से रोशनी लेकर के अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और इन पौधों के द्वारा तैयार किए गए भोजन का ही जो आगे अन्य जीव जंतु प्रयोग करते हैं। तो इनको स्वपोषी भी कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन है स्वयं तैयार करते हैं। और दूसरा, जीव जंतु जो होते हैं, ये जीव जंतु जो होते हैं मुख्य रूप से अपने भोजन के लिए जो है पेड़ पौधों वनस्पति पर निर्भर करते हैं। और ये जीव जंतु भी अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ जो है वो उड़ने वाले होंगे, कुछ जो है ज़मीन के अंदर रहने वाले होंगे, कुछ भूमि के ऊपर रहने वाले होंगे, कुछ अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अपना जो है आवास स्वयं तैयार करते हैं, कुछ जो है प्राकृतिक आवास के अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार जीव जंतु जितने भी शामिल होते हैं, चाहे इसमें जो है हवा में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, सभी को हम शामिल करते हैं। इसके बाद है मनुष्य। मनुष्य वह भी जो है पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है और यह जो है सजीवों की श्रेणी में आता है, परंतु अपनी इसकी एक खास बात है कि इसके अंदर बौद्धिक क्षमता सबसे अधिक है। तो इसी के कारण ये जो है अन्य प्रकार के जो सजीव इन्वायरमेंट है उससे अलग है, और ये अपने हिसाब से ही जो है प्राकृतिक जो तत्व है उन तत्वों का प्रयोग करता है। और आज अगर हम कहें तो आज मानव के कारण जो है पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर असंतुलन पैदा हो रहा है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये इस पर कितने छोटे होते हैं कि इनको हम जो है अपनी सीधी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें जो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर जो है अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे के सारे जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आते हैं। और सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी इन्वायरमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, क्योंकि ये पर्यावरण के अंदर अपघटन का कार्य करते हैं। जो गले सड़े पेड़ पौधे जीव जंतु है उनको जो है मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण जो है भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा ये अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में भी शामिल होते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। इस प्रकार की जो क्रियाएं जो होती है उनमें जो है सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। तो ये भी जो है पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा जो है अब हम डिस्कस करेंगे अजैविक मंडल। इसमें सभी प्रकार का जो भौतिक पर्यावरण है वो शामिल होता है। भौतिक पर्यावरण कौन सा होता है? जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे हवा है, इसको महसूस कर सकते हैं, धूप है महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इसको। इसके अलावा जो मिट्टी है, पहाड़ है, पानी है, ये सारे के सारे जो वो भौतिक वातावरण या अजैविक वातावरण या पर्यावरण में आते हैं। इसके अंदर मुख्य जो घटक है वो है, सबसे पहला स्थल मंडल है। स्थल मंडल कौन सा होता है? जो भूमि का ऊपरी भाग होता है या जो जमीन की सतह होती है उसको आप स्थल मंडल कहते हैं। ये ऊपर से जो ठोस होती है, किंतु इसके अंदर जो है वो अनेक प्रकार की जो है धातुएं पाई जाती है, अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ है वो इसमें पाए जाते हैं। तो स्थल मंडल जो है वो जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है जीवों को आवास मिलता है। अपने खाने पीने के लिए भोजन जो है स्थल मंडल से ही ज़्यादातर जो है जीव जंतु प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो वो एक एलिमेंट है इन्वायरमेंट का।
आगे जलमंडल या जल स्थल, इसके अंदर जो भी पानी के स्रोत है सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो नदियाँ हो, समुद्र हो, झीलें हों, कुएँ हों, सारे के सारे जो पानी के स्रोत वो सारे के सारे जलमंडल में शामिल होते हैं। वायुमंडल या वातावरण, ये जो है तीसरा एलिमेंट है। हमारे चारों तरफ जितना भी वायु का मिश्रण है वो सारा का सारा जो वायुमंडल का भाग है। वायुमंडल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सजीवों को जीवित रहने के लिए, सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन जो है वो हमें वायुमंडल से ही मिलती है। इसके अलावा पेड़ पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो भी इनको इन्वायरमेंट से ही मिलती है या उससे वायुमंडल से ही मिलती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो क्रियाएं जो होती है वो वायुमंडल के बिना संभव नहीं होती, और वायुमंडल जो होता है वो अजैविक घटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये जो तीनों मंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल और वायुमंडल है, ये तीनों मिलकर के जो है अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। और तीसरा जो घटक है वो है ऊर्जा। पर्यावरण की उत्पादकता तथा प्रजनन के लिए ऊर्जा की अति आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के जो है किसी प्रकार की उत्पादकता या प्रजनन की क्रिया नहीं हो सकती। सूर्य जो है ऊर्जा का मूल स्रोत है, और साथ में भूतापीय ऊर्जा भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और बिना ऊर्जा के जो है सजीवों का अस्तित्व तथा उनका विकास संभव नहीं है। तो ऊर्जा जो है पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, जिसके बिना ना तो सजीवों का विकास हो सकता और ना ही सजीवों के अंदर प्रजनन की क्रिया हो सकती है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण एक अनिवार्यता। अनिवार्यता का मतलब जरूरत। तो हम कब पर्यावरण को एक अनिवार्यता मानते हैं वो हम देखेंगे। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में अनिवार्यता शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है या जिनके बिना हम रह नहीं सकते। तो जब हम पर्यावरण के लिए अनिवार्यता की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य की बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो पर्यावरण से तो हमें प्राप्त होती है, लेकिन जिन सुविधाओं या जिन ज़रूरतों के बिना मनुष्य का अस्तित्व भी संभव नहीं है और ना ही मनुष्य का विकास हो सकता है, तो वो सब ज़रूरतें जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए तथा उसके विकास के लिए आवश्यक होती है और पर्यावरण से अगर हमें मिलती है तो हम कहेंगे कि ये पर्यावरण मनुष्य के लिए एक अनिवार्यता है। यानी इसके बिना पर्यावरण के अंदर मिलने वाले वो सभी तत्व जिनके अभाव में न तो मनुष्य का अस्तित्व रह सकता है और ना ही मनुष्य का विकास हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कि पर्यावरण जो है एक अनिवार्यता है। जैविक अजैविक ऊर्जा घटक जो है मानवता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और मानव के विकास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पर्यावरण जो है मनुष्य के लिए एक अनिवार्यता है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य का जो है विकास नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व इस धरती पर नहीं हो सकता। थर्लवाल के शब्दों में जीवन को कायम रखने और उत्पादन को आगत प्रदान करने के लिए पर्यावरण महत्वपूर्ण है। तो जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक मनुष्य की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, और उत्पादन के लिए जो इनपुट्स की आवश्यकता होती है वो इन्वायरमेंट से मिलता है। इसलिए इन्वायरमेंट मनुष्य के लिए एक नेसेसिटी है, और जीवन को कायम रखना भी इन्वायरमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जीवन को कायम रखने के लिए भी पर्यावरण जो एक नेसेसिटी या अनिवार्यता है। अब जो तीनों घटक हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा, वो किस प्रकार से मनुष्य के लिए अनिवार्य है, इसको अब आप डिस्कस करते हैं। अजैविक घटक हमें पता है कौन कौन से होते हैं। अजैविक घटक के अंदर स्थल मंडल आता है, जल मंडल आता है और वायुमंडल आता है। और ये जो तीनों मंडल है, इन तीनों मंडलों से जो है मनुष्य की अनेक आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिनके बिना मनुष्य का विकास और अस्तित्व संभव नहीं है। तो कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्थल मंडल से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है। यह जीवों और मनुष्य के लिए आवास उपलब्ध करवाता है। तो मनुष्य जो है अपने मकान बनाता है तो ज़मीन पर ही बनाता है, तो बिना स्थल मंडल के मनुष्य के लिए मकान या आवास नहीं बन सकते, और अगर उसके लिए आवास और जो रहने के स्थान नहीं बनेंगे तो मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरा, स्थल मंडल जो होता है उससे अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं, अनेक प्रकार के जो है
तेल भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है वो हमें स्थल मंडल से ही प्राप्त होता है, ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। और ये जो खनिज और तेल है ये औद्योगिक विकास के लिए ज़रूरी है, और उद्योगों से अनेक प्रकार की जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है। जैसे कपड़ा है उद्योगों में बनेगा, इसी प्रकार से जो है मकान बनाता है मनुष्य तो उसके लिए ईंटों की अन्य सामान की जरूरत है वो उसी उद्योगों से प्राप्त होता है। तो स्थल मंडल जो होता है उद्योगों के लिए कच्चे माल का जो है मुख्य स्रोत है। तो इस प्रकार स्थल मंडल जो है वो मनुष्य के अस्तित्व के लिए जरूरी है। स्थल मंडल में अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल होते हैं, प्राकृतिक रूप से बने हुए जो है सौंदर्य से भरपूर स्थान होते हैं। जिन स्थानों के ऊपर मनुष्य जाता है तो उसको सुख की अनुभूति होती है, और वहाँ रह करके मनुष्य जो है ताजगी महसूस करता है। इसके कारण उसका स्वास्थ्य जो है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, बेहतर होता है। तो ये भी मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल से मनुष्य को ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन से मनुष्य जो सांस लेता है और जीवित रह पाता है। दूसरा, वायुमंडल के माध्यम से जो सौर ऊर्जा वो पृथ्वी तक आती है, और सौर ऊर्जा ही जो है सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। तो मनुष्य को भी अपने प्रजनन के लिए, विकास के लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो ये ऊर्जा जो उसको वायुमंडल के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यह वायुमंडल जो होता है धरती के ऊपर तापमान को उचित मात्रा में बनाए रखता है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको सोखती है और इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी पैदा करती है। तो प्रत्येक प्रकार के जो जीव जंतु, मनुष्य है, पेड़ पौधे, उनको एक विशेष प्रकार के तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये जो है वायुमंडल है तापमान को जो उचित मात्रा में बनाए रखने में मदद करता है। वायुमंडल के अंदर जो है ओजोन परत है, और ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली बैंगनी हानिकारक किरणों को रोकता है। अगर ये किरणें सीधी पृथ्वी के ऊपर आ जाएं तो इसके कारण जो है सजीवों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो इसलिए वायुमंडल जो है बैंगनी किरणों को रोक करके इन हानिकारक किरणों से जो है मानव की रक्षा करता है। आगे जलमंडल। जलमंडल से मनुष्य को जो है पीने का पानी उपलब्ध होता है। जलमंडल से ही खेती के लिए जो है सिंचाई के लिए पानी के जो उपलब्ध होता है, और जो सिंचाई की जाएगी उससे मनुष्य जो अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पानी जो है उसका अनेक उद्योगों के अंदर कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर पानी नहीं होगा तो वहाँ पर उन उद्योगों के अंदर जो है वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। यह विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं उनके संचालन तथा उपापचयन में भी सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स है वो पानी के अंदर घुल करके ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या मनुष्य के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं हैं या जो तत्वों के संचालन की जो क्रियाएं हैं वो पानी के माध्यम से ही संभव है। जैसे ऑक्सीजन जो है खून के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है, लेकिन खून के अंदर जो है संचालन का कार्य जो है वो पानी ही करता है, कि पानी जो उसको तरल बनाता है, तरल बना करके जो है एक से जो अंग से या एक भाग से दूसरे भाग के अंदर भेजने का कार्य करता है। पानी जो है यातायात के माध्यम के रूप में भी कार्य करता है, कि नदियों में, समुद्रों में या नहरों में जो है यातायात के साधन के रूप में नौकाओं, जहाज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिससे मनुष्य जो है अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मछली जो कि एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है उसके लिए भोजन का माध्यम है। बहुत सारी जनसंख्या जो अपने भोजन के लिए मछलियों पर निर्भर करती है, और मछलियों का उत्पादन जो जलमंडल में ही होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य के लिए जो है बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी है जो कि जलमंडल से प्राप्त होती है। इसके अलावा झरने होते हैं या अनेक प्रकार की झीलें जो होती है वो मनुष्य के मनोरंजन तथा पर्यटन के कार्य में भी सहायक होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जो अपने जलमंडल है, जलमंडल को मनुष्य के लिए एक अनिवार्यता प्रदान करती है। आगे है जैवमंडल। जैवमंडल में वनस्पति और पेड़ पौधों को शामिल करते हैं, इसमें पशु पक्षियों को शामिल करते हैं, इसमें हम सूक्ष्म जीवों को शामिल करते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनसे मनुष्य की कौन सी अनिवार्यता की पूर्ति होती है। पेड़ पौधे जो होते हैं प्राथमिक उत्पाद होते हैं और सभी जीवों के लिए भोजन प्रदान करते हैं, कि
प्राथमिक उत्पाद का मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं सूर्य से, और फिर इनके द्वारा तैयार किए गए भोजन को ही आगे जो जीव जंतु वो प्रयोग करते हैं अपने भोजन के लिए। तो मनुष्य के अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है और भोजन केवल पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। इसमें ईंधन के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती है। तो जब हम ईंधन के लिए लकड़ी की बात करते हैं तो पेड़ पौधे एक अनिवार्यता का कार्य करते हैं। पेड़ पौधों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती है और इन जड़ी बूटियों से अनेक प्रकार की बीमारियों का जो इलाज किया जाता है। इसके अलावा फल फ्रूट और अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती है जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है। अब हम देखते हैं पशु पक्षी किस प्रकार से मनुष्य के लिए जो है अनिवार्यता का कार्य करते हैं। अनेक पशु पक्षी जो होते हैं उनका प्रयोग जो है मनुष्य अपने भोजन के लिए करता है। तो ये जो है मनुष्य के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। यातायात के साधन के लिए रूप में भी काम आते हैं, जैसे घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, इनका जो है यातायात के लिए जो प्रयोग किया जाता है। आगे हम सूक्ष्म जीवों का देखते हैं कि किस प्रकार से वो काम आते हैं। ये जो है अपघटक का कार्य करते हैं, जिसमें पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने में मदद मिलती है। कि पेड़ पौधों को जो हम जैसे मान लीजिए उनको जो है खाद की ज़रूरत है, तो जब हम खाद डालते उसे गोबर की खाद डालते तो सीधा जो वो भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करते, पहले उसका अपघटन होता है। अपघटन जो वो सूक्ष्म जीव करते हैं, फिर उन अपघटकों का प्रयोग जो पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए करते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये मृत जीवों के अपघटन में सहायक होते हैं, जिससे वातावरण के अंदर स्वच्छता बनी रहती है। कि कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको ये जो है बहुत जल्दी गला सड़ा करके जो है ज़मीन में मिला देते हैं, जिससे वहाँ पर जो है महामारियाँ, बदबू इस प्रकार से जो अस्वच्छता है वो फैल नहीं पाती। आगे ऊर्जा है। ऊर्जा जो है वो एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। ऊर्जा के बिना जो है मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। ऊर्जा के बिना किसी भी प्रकार के सजीव का अस्तित्व नहीं हो सकता। मनुष्य की चाहे उत्पादन की क्रियाएं हो, चाहे प्रजनन की क्रियाएं हो, चाहे उसके विकास की बात हो, हर कार्य के लिए उसे ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा जो है वो मनुष्य को पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है बिना ऊर्जा के नहीं रह सकता। तो ऊर्जा घटक जो है मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जो है वो पर्यावरण को एक विलासिता के रूप में प्रयोग कर रहा है। जब पर्यावरण के विभिन्न घटकों का प्रयोग मनुष्य अपने आनंद, संपन्नता, गौरव और विलासिता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, तो उस समय जो पर्यावरण एक विलासिता बन जाता है। यानी अगर केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यावरण का प्रयोग करता है, तब तो वो अनिवार्यता है कि उसके बिना तो मनुष्य का अस्तित्व और विकास ही संभव नहीं है। लेकिन जब मनुष्य जो है अपने अस्तित्व के अलावा अगर पर्यावरण के जो तत्व हैं, चाहे उसमें जैविक मंडल हो, चाहे उसमें अजैव मंडल हो, चाहे उसमें ऊर्जा हो, जब मनुष्य इनका प्रयोग जो है अपने आनंद, गौरव या विलासिता का जीवन व्यतीत करने के लिए करता है, तो उस समय पर्यावरण जो है एक विलासिता बन जाता है। आज मनुष्य जो है अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो अनेक प्रकार की जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने के अंदर लगा हुआ है। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण जो है मनुष्य अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, जिसके कारण जो है लगातार इन्वायरमेंट के अंदर गिरावट आ रही है। और ये जो गिरावट आ रही है, ये गिरावट जो है इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य जो है पर्यावरण का एक विलासिता के रूप में प्रयोग कर रहा है। क्योंकि पर्यावरण के अंदर विभिन्न घटक होते हैं, उनकी बनने की अपनी एक गति होती है, लेकिन अगर जिस गति से वो बन रहे हैं अगर उससे अधिक गति से उनका प्रयोग किया जाता है तो उसके कारण जो है उसकी मात्रा जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है जो उसकी मात्रा समाप्त भी हो सकती है। तो आज वैसी स्थिति बनी हुई है कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण को अपनी सुख सुविधा के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके कारण जो है इसने पर्यावरण का अति दोहन शुरू कर दिया है, जिससे पर्यावरण के अंदर लगातार गिरावट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक मनुष्य लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में करता है तब तो वो उसके लिए अनिवार्यता है, लेकिन जब उसी लकड़ी का प्रयोग ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने के लिए, सजावट के लिए जो है लकड़ी का प्रयोग करता है, तो उस समय मनुष्य के लिए वो जो है एक विलासिता बन जाती है। जैसे घर के अंदर जो है बहुत महंगा बहुत ही शानदार फर्नीचर जो मनुष्य लगाता है, तो वो ये दिखाना चाहता है कि मेरा जीवन ऊंचा है, मैं एक विलासी जीवन जी रहा हूँ, तो उस समय वो लकड़ी का प्रयोग जो है एक विलासिता बन जाता है।
इसी प्रकार से जो खनिज पदार्थ होते हैं, धातुएं होती है, जब उनका प्रयोग एसी बनाने में, कार बनाने में, हवाई जहाज बनाने में आदि में किया जाता है, तो उस समय ये जो खनिज पदार्थ है इनका प्रयोग जो एक विलासिता के रूप में किया जाता है। भूमि का प्रयोग जब खेल का मैदान बनाने में, सिनेमा हॉल बनाने में या फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित करने में किया जाता है, या अन्य जो भोग विलास की जैसे होटल बनाने में किया जा रहा है, तो उस समय भूमि जो है वो एक विलासिता की वस्तु के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार जब मनुष्य इन चीज़ों का प्रयोग अपने भोग विलास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, तो उस समय ये सारी की सारी जो है इन्वायरमेंट के लिए एक विलासिता बन जाती है। विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योग लगाना, जैसे एक व्यक्ति उद्योग लगा रहा है दवाइयों के प्रोडक्शन के लिए, वो एक अनिवार्यता है। लेकिन एक व्यक्ति उद्योग लगा रहा है किसी विलासिता की वस्तु का प्रयोग करने के लिए, तो उस समय भूमि का प्रयोग जो वो क्या कहलाएगा, विलासिता की जो विलासिता के रूप में उसका प्रयोग माना जाएगा। अब आगे है अनिवार्यता से विलासिता की ओर, कि मनुष्य ने शुरू के अंदर जब इस धरती के ऊपर जो है जन्म लिया या उसका अस्तित्व शुरू हुआ, उस समय मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थी, और अपनी उन सीमित आवश्यकताओं को वो पर्यावरण से प्राप्त करता था, चाहे वो भोजन की आवश्यकता हो, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से प्राप्त करता था, चाहे वो उसके आवास की सुविधाएं हो, वो भी इन्वायरमेंट से प्राप्त करता था। तो इस प्रकार जितनी भी उसकी आवश्यकताएं थी वो पर्यावरण से प्राप्त करता था। लेकिन उस समय मनुष्य जो पर्यावरण का एक अनिवार्यता के रूप में प्रयोग करता था, कि वो केवल उतनी ही जो वस्तुएं इन्वायरमेंट से लेता था जितनी उसके अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक थी। लेकिन आज मनुष्य जो एक भौतिकवादी जीवन जीने का आदी हो चुका है। तो जब से मनुष्य के अंदर ये भौतिकवाद की भावना आई है, तब से उसने जो है पर्यावरण का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं से हट करके विलासिता के लिए करना शुरू कर दिया है। इसके कारण जो है वो अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना कर रहा है, अनेक प्रकार के जो है विलासितापूर्ण जो वस्तुओं का प्रयोग जो उत्पादन कर रहा है। तो इस प्रकार जब मनुष्य की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसने जो प्राकृतिक एलिमेंट्स है उनका अति दोहन शुरू कर दिया है, और इन प्राकृतिक पदार्थों का अति दोहन होने के कारण एक तरफ तो जो है इनकी कमी महसूस हो रही है, दूसरी तरफ जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो है असंतुलन पैदा हो गया है, और पारिस्थितिक तंत्र जो तंत्र है उसमें असंतुलन पैदा होने के कारण पर्यावरण के अंदर लगातार गिरावट होती जा रही है, पर्यावरण का ह्रास होता चला जा रहा है। और इसके कारण आज अगर हम देखें तो मनुष्य जो है वो पर्यावरण का जो है एक विलासिता के रूप में प्रयोग करने लगा है। अब जब विलासिता के रूप में पर्यावरण का प्रयोग किया जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या आती है वो अब हम देखते हैं, क्योंकि जब हम पर्यावरण का एक अनिवार्यता के रूप में प्रयोग करते हैं तब तो कोई किसी प्रकार की कोई लागत नहीं आती, हर तरफ जो स्वच्छता बनी रहती है। लेकिन जब मनुष्य पर्यावरण का प्रयोग एक विलासिता के रूप में कर रहा है, यानी अति दोहन कर रहा है, तो उस समय पर्यावरण के अंदर गिरावट आती है, पर्यावरण के अंदर प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। तो उस समय कौन कौन से प्रकार की लागत आती है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले जल प्रदूषण का प्रभाव या लागत, कि जब पानी का प्रयोग विलासिता के रूप में किया जाता है तो उसके कारण जो है जल का प्रदूषण होता है। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करता है मनुष्य अपनी विलासिता की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो जिसके कारण जो होते हैं अनेक अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो नदियों के पानी में, नहरों के पानी में या समुद्र के पानी में मिल जाते हैं, जिसके कारण जो जल प्रदूषण होता है। अब जब जल प्रदूषण होता है तो उसके कारण क्या क्या प्रभाव होगा वो हम देखेंगे, कि इसके कारण अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, जैसे दस्त है, हैजा है, इस प्रकार की बीमारियां होती है जिससे हर साल जो है लाखों लोग मरते हैं। और अगर हम बात करें नदियों के पानी की, जिसका प्रयोग ज़्यादातर पीने के लिए किया जाता है या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो आज लगभग 80% नदियां जो है वो दूषित है। जब दूषित पानी का प्रयोग मनुष्य करेगा या अन्य जीव जंतु करेंगे तो उसके कारण जो उनके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से जल के प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की जो जैव विविधता है वो भी खतरे में पड़ गई है। अनेक प्रकार की मछलियों की जो प्रजातियां हैं उनको नुकसान पहुंचा है। तो जो जल प्रदूषण होता है उसके कारण जल के अंदर जो रहने वाले जीव जंतु है उनके जीवन के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और आज जल प्रदूषण बढ़ रहा है। अभी हम थोड़े दिन पहले ही देखा था हमने कि एक जो जहाज था उस जहाज में से जो है कच्चा तेल जो है समुद्र के अंदर रिस गया था। कच्चा तेल समुद्र के ऊपर रिसने के कारण वहाँ पर जो है अनेक प्रकार के जो जलीय जीव थे वो जीव जंतु मर गए थे।
तो इस प्रकार ये जो जल विलासिता के रूप में जब जल का प्रयोग किया जाता है तो उसके कारण जो है ये पर जो नुकसान अभी हमने डिस्कस किए, ये सारे नुकसान जो मनुष्य को उठाने पड़ते हैं, अन्य जीव जंतुओं को उठाने पड़ते हैं। दूसरा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है कि जब वायु के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं जिनके मिलने के कारण जो है वो जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए वायु हानिकारक हो जाती है, तो उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो आज अगर हम देखें तो मनुष्य की जो विलासितापूर्ण क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के कारण वायु के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इनके कारण जो है मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो इनकी मात्रा बढ़ने के कारण जो ओजोन परत है, ओजोन परत लगातार पतली होती जा रही है, जिसके कारण जो है पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी के ऊपर आने लगेंगी, आ रही है, जिसके कारण कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां जो है वो पैदा हो रही है। दूसरा, जब वायु प्रदूषण होता है तो वायु प्रदूषण के कारण जो है अनेक प्रकार की जो बीमारी जैसे दमा है, खांसी है या फेफड़े हैं, उनसे संबंधित जो रोग होते हैं वो अचानक जो वो बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से कई बार जो होता है वायुमंडल के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जो मात्रा अधिक होने के कारण जो वर्षा होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पानी के साथ में जो है रिएक्शन करके जो है अम्ल बनाती है, तो सीधा जो है अम्ल पृथ्वी के ऊपर बरसता है, जो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो इस प्रकार से जब मनुष्य जो है विलासितापूर्ण जीवन जीता है, जिसके कारण वो उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रहा है, वाहनों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, इसके कारण जो है वायु प्रदूषण हो रहा है, और उस वायु प्रदूषण के कारण जो है मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि के ऊपर जो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और अगर हम आज देखें तो वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और अगर ये तापमान इसी दर से बढ़ता रहा तो, क्योंकि हमें पता है कि इस पृथ्वी के अंदर जो है वो जो लगभग 70% भाग है वो पानी है, लेकिन फिर भी पृथ्वी बची हुई क्यों है डूबने से? इसके पीछे कारण है कि ज़्यादातर जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में है। अगर ये बर्फ़ पिघल गई तो सारी की सारी धरती जो पानी में समा जाएगी। तो अगर इसी प्रकार से CO2 की मात्रा बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारी की सारी बर्फ़ जो पिघलेगी, पिघल करके जो इस धरती को जो है अपने में समाहित कर लेगा पानी। तो इस प्रकार ये जो परिस्थितियाँ हैं ये वायुमंडल के अंदर जो वायु है उसके प्रदूषण के कारण ही पैदा होती है। WHO ने जो है वो हर बार इस बात के लिए चेतावनी दी है कि हमें जो वो पर्यावरण को अगर बचाना है, मनुष्य के अस्तित्व को बचाना है, तो हमें वायु प्रदूषण को रोकना होगा। और ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है ये कहीं ना कहीं लगभग आधा जो वायु प्रदूषण है वो केवल पर्यावरण के अंदर हम जो असंतुलन पैदा कर रहे हैं, लगातार हम जो पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, ये जो वायु के अंदर लगातार हम जो है धुआं या अन्य प्रकार की जो एलिमेंट्स छोड़ रहे हैं, उसके कारण जो है ये पैदा हो रहा है। तो अगर हमें वायु प्रदूषण को रोकना है तो हमें जो है विलासिता की बजाय अनिवार्यता का जीवन जीना शुरू करना पड़ेगा। आगे ध्वनि प्रदूषण और उसकी लागत। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि जब बहुत तेज आवाज़ होती है, उस तेज आवाज़ को ही हम जो है ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो आज अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण जो औद्योगिकरण के कारण बढ़ा है। जब बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं तो वहाँ जो उद्योगों के चलने से, मशीनों के चलने से जो आवाज़ आती है बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा वाहन जो है वो भी ध्वनि प्रदूषण का एक माध्यम है, क्योंकि आजकल वाहनों की आवाज़ें अधिक होती है। आवाज़ के साथ साथ उनके जो हॉर्न होते हैं, हॉर्न की आवाज़ भी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषित होती है। इसके अलावा जो है शहरीकरण है, उसने भी जो है ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाया है। और ध्वनि प्रदूषण जो है इसका मुख्य रूप से जो प्रभाव पड़ता है हमारी सुनने की शक्ति पर पड़ता है, कि लगातार अगर हम ध्वनि प्रदूषण वाले एक क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर बहुत अधिक तेज आवाज़ के अंदर जो है वो ध्वनियाँ निकलती है, तो उसकी वजह से हमारी जो सुनने की क्षमता वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और एक समय के बाद व्यक्ति बहरा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण हमारे ऊपर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। दूसरा, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है, कि अगर हम लगातार बहुत अधिक शोर शराबे वाले एक क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है या अन्य जो मानसिक बीमारियां हैं वो घर कर जाती है। और इन मानसिक बीमारियों की वजह से जो है BP के रोग हो जाते हैं या अन्य प्रकार के जो रोग है वो
हो जाते हैं। इससे मनुष्य की जो पाचन शक्ति है वो भी कमज़ोर पड़ती है, और पाचन शक्ति कमज़ोर होगी तो अनेक प्रकार के जो अन्य रोग हैं उनको भी आमंत्रण मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है मनुष्य के ऊपर जो है अनेक प्रकार की जो शारीरिक और मानसिक बीमारियां हैं वो घर करती जा रही हैं। आगे भूमि प्रदूषण का प्रभाव या लागत। भूमि जो होती है न केवल हमें रहने के लिए आवास प्रदान करती है, बल्कि इससे जो है अनेक प्रकार के जो है खेती की जाती है, जिसके कारण जो है हमारी जो भोजन की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होती है। लेकिन आज अगर हम औद्योगिकरण की गतिविधियों की बात करें तो जिसके कारण लगातार जो है भूमि का क्षरण होता जा रहा है। मनुष्य की जो गतिविधियां हैं जिनके कारण भूमि कटाव होता जा रहा है, तो भूमि कटाव के कारण या भूमि की उपजाऊ शक्ति की कमी के कारण जो है वो लगातार भूमि प्रदूषित होती जा रही है। अब जब भूमि प्रदूषित होगी तो उसके कारण जो है एक तो उत्पादकता में कमी आएगी, दूसरा जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन में अनेक प्रकार के ऐसे रासायनिक तत्व मिल जाते हैं जो कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। आज आप देखिए कि गेहूं की मात्रा है, उसको अपन ने अधिक मात्रा में उत्पादित करने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक तत्वों, उर्वरकों, खाद, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उन कीटनाशकों या खतरनाक जो रसायन है उनकी मात्रा गेहूं के जरिए मनुष्यों तक पहुंच रही है और मनुष्यों को बीमार कर रही है। तो इस प्रकार से जब लगातार भूमि क्षरण होगा तो एक तरफ तो हमें जो उत्पादन है वो घटिया किस्म का मिलेगा, दूसरी बात अगर हम लगातार भूमि को प्रदूषित करते जाएंगे तो कुछ भूमि जो वो गैर उत्पादकीय हो जाएगी, यानी बंजर भूमि हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जब ये चलता रहता है सिस्टम तो उससे भूमि जो है प्रदूषित होती रहेगी, चाहे वो मनुष्य की औद्योगिक गतिविधियों के कारण हो, चाहे वो मनुष्य द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थों के कारण हो, चाहे वो उद्योगों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थों के कारण हो। ये जो भूमि प्रदूषित होगी ये जो है मनुष्य के अस्तित्व के लिए जो है खतरा पैदा करेगी। आगे वन उन्मूलन का प्रभाव। वन उन्मूलन का मतलब है कि पेड़ पौधों की कटाई करना। तो आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है, उसने शहरीकरण को बढ़ावा दिया है, उसने यातायात के संचार जो तंत्र है उसको बढ़ावा दिया है, जिसके कारण अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधों को काट दिया गया है। तो जैसे जैसे पेड़ पौधे कटते जाएंगे, क्योंकि मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, तो वो आवश्यकताएं धीरे धीरे जो है पूरी होनी खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो जिसके कारण मनुष्य के आवश्यकताएं पूरी न होने से वो उसके जो है अस्तित्व पर सवाल पैदा होगा। दूसरा, जब वनों की कटाई की जाती है तो अनेक प्रकार के प्रदूषण भी फैलते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जो प्रदूषण होते हैं वो क्या क्या हानि पहुंचाते हैं। तो सारे के सारे नुकसान जो वो वनों के काटने के कारण ही होते हैं। इसके अलावा वनों से जो है अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी मिलती है, तो जड़ी बूटियाँ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन जब वनों को काटा जाएगा तो वो जड़ी बूटियाँ देने वाले पेड़ पौधे वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसके कारण जो है मनुष्य के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा होगा। इसके अलावा पेड़ पौधे जो होते हैं मनुष्य को सौंदर्य भी प्रदान करते हैं, जिनको देख करके मनुष्य को खुशी भी होती है, तो वो आवश्यकता है वो भी मनुष्य की जो समाप्त हो जाएगी। आगे प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट। कि मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया, जिसके कारण अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन और जो खनिज पदार्थ है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और अगर ये खनिज पदार्थ इसी प्रकार से प्रयोग किए जाते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य को ये खनिज पदार्थ मिलने बंद हो जाएंगे। अब इन खनिज पदार्थों का प्रयोग अगर मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए करता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मनुष्य ने इनका प्रयोग अपनी विलासिता के लिए किया है। विलासिता के लिए प्रयोग, विलासिता की कोई सीमा नहीं होती, तो जो विलासिता की कोई सीमा नहीं है तो मनुष्य की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जाएंगी विलासिता वाली। तो इसके लिए इन खनिज पदार्थों का जो प्रयोग करने से ये जो है एक समय के बाद में समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे तो इसके कारण जो है मनुष्य का अस्तित्व वो भी समाप्त हो जाएगा। परमाणु विकिरणों का प्रभाव या लागत। आज मनुष्य ने ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने डिफेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जब मनुष्य परमाणु ईंधन का प्रयोग करता है या ऊर्जा का प्रयोग करता है तो उसके साथ साथ जो है कई बार रासायनिक और इससे जो परमाणु से निकलने वाली खतरनाक विकिरणें वो भी निकलती है, और ये विकिरणें जब मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव डालती है तो इसके कारण जो मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है वो भी पैदा हो जाती है, और इससे मनुष्य का अस्तित्व वो खतरे में पड़ जाता है। तो इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।